ओके, हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। बहुत ही लेट लेक्चर आया है, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। स्टैंड काम नहीं कर रहा था, अभी भी नहीं कर रहा है, बहुत ही जुगाड़ से बनाया गया है। स्टूडेंट लोग यहाँ पे बैठे हैं, वही लोग बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं देखो अभी लिख के आता हूँ, चलो ठीक है। तो चैप्टर का नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। इस आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का टोटल वेटेज है 6 मार्क्स। कितने वेटेज है बोल सकते हो तुम लोग? हाँ, ये चैप्टर सिर्फ 4 साल पहले इंक्लूड हुआ है महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में। पहले केमिकल इक्विलिब्रियम में इसको पढ़ाया जाता था। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 ये भी लिख दूँ तो अगर किसी लोग को ये भी नहीं मालूम कि ये चैप्टर नंबर कौन सा है। तो ये चैप्टर पहले हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाते थे क्लास 11th में। तो ये चैप्टर आपको सिर्फ 4 साल पहले इंक्लूड हुआ है, मतलब 2021 में इसका पहली बार एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, प्लस क्लास में जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो सारे के सारे करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, रिवर्सिबल रिएक्शन और इक्विलिब्रियम का अंतर। कुछ लोग सोचते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन ही इक्विलिब्रियम होता है, जैसे किसी रिएक्शन में ये जो डबल हेडेड एरो रहता है, इसको देख के ही लोग बोलते थे कि ये इक्विलिब्रियम पर है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये साइन देख के आप लोग ये बोल सकते हो कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगा। देखो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, पर वहां पे एक शर्त है, जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतनी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन होगा। केमिस्ट्री में हम लोग स्पीड की जगह रेट इस्तेमाल करेंगे। ये देखो दिखाया ना, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन विद सेम रेट इज सेड टू बी एट इक्विलिब्रियम। तो वो रिएक्शन जो सेम रेट के साथ होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? किस पर है वो? इक्विलिब्रियम पर है। अच्छा, यहाँ पे रिएक्शन मैंने शॉर्टकट में लिखा है, तुम लोग फुल फॉर्म में लिखना, REACTION। स्पेलिंग मुझे आती है, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद स्टॉप। नेक्स्ट आयनिक इक्विलिब्रियम। तो वो इक्विलिब्रियम जो आयोनाइज और अनआयोनाइज मॉलिक्यूल के बीच में होता है उसे क्या बोलोगे? आयनिक इक्विलिब्रियम। जैसे फॉर एग्जांपल तो ये देखो, ये अनआयोनाइज मॉलिक्यूल है, इसके अंदर आयन दिख रहा है क्या? ये वाले में नहीं। क्या इसके अंदर आयन दिख रहा है? यस सर। तो आयोनाइज और अनआयोनाइज मॉलिक्यूल के बीच में जो इक्विलिब्रियम होगा उसका नाम क्या होगा? आयनिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो सबसे पहले मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन बताया, ऐसा रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी, मतलब आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन ही है, पर इसमें जो स्पीड होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का वो क्या होगा? सेम। यहाँ पे स्पीड की जगह हम लोग क्या बोलेंगे? रेट। नेक्स्ट, उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम जो आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच में हो उसे क्या बोलोगे? आयनिक इक्विलिब्रियम। अर्पित स्टॉप। ओके, नाउ इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोलाइट द सब्सटेंसेस विच डिसोशिएट्स इनटू इट्स आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर आर इलेक्ट्रोलाइट। जो पानी में डालने पर अपने आयंस में टूट जाएगा उसे क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोलाइट। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे ये HCl, एक्वस HCl लिया है। एक्वस का मतलब तुम लोगों को मालूम है ना, पानी के अंदर डिसॉल्व होता है। तो ये HCl, हाँ ना बोल सकते हो। HCl अगर पानी के अंदर डिसॉल्व है तो ये अपने आयंस में टूटेगा, H+ और Cl- में। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट। ये अपने आयंस में टूट गया। नाउ CH4, ये तो अपने आयंस में नहीं टूटता है,
है कि नहीं? ये टूटेगा नहीं। तो बताओ ये इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसा सब्सटेंस जो पानी में डालने पर नहीं टूटता है। डिसोशिएट का मतलब क्या होना? टूट जाना। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ रहा है? नॉट डिसोशिएट। तो मतलब ऐसा सब्सटेंस जो पानी में डालने पर नहीं टूटेगा उसे क्या बोलोगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और जो टूट गया वो इलेक्ट्रोलाइट। इसमें ये एग्जांपल, इसमें ये। ठीक, क्लियर? इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट समझा? ओके, अर्पित स्टॉप। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइट को हम लोगों को क्या करना है? डिवाइड करना है, मतलब भागों में बांटना है। कितने भाग बनते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। किस आधार पे हुआ है? आधार इसका क्या दिया है? एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, मतलब डिसोशिएट करने की औकात, कितना हद तक वो डिसोशिएट हो सकता है। पूरी तरीके से या तो लगभग पूरी तरीके से अगर डिसोशिएट हुआ, यानी पूरी तरीके से या तो लगभग पूरी तरीके से अपने आयंस में टूटा, तो उसे क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर पूरी तरीके से नहीं, आधे तरीके से टूटा, मतलब लगभग आधा के आसपास टूटा, तो उसे क्या बोलोगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोशिएट्स कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। या तो पूरी तरीके से टूटेगा कंप्लीटली, या तो लगभग पूरा। जैसे मैंने मान लो 20 ग्राम लिया अपना सब्सटेंस, ठीक है, उसमें से 20 ग्राम में से 20 ग्राम पूरे के पूरे अपने आयंस में टूट गए, तो उसे क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। 20 ग्राम में से 19 ग्राम टूट के चला गया, तो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलोगे। एक ही ग्राम बचा ना, लगभग तो पूरा टूटा। मान लो 20 ग्राम लिए हो, उसमें से 12 ग्राम टूटा, 8 ग्राम बचा, तब वीक इलेक्ट्रोलाइट। लगभग आधे के आसपास आया, तो उसे क्या बोलोगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का दो एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी दो एग्जांपल, वीक एसिड और इन दोनों के एग्जांपल्स अभी आने, हम लोग और आगे पढ़ेंगे ना, तो और आता रहेगा, नेक्स्ट एपिसोड में आएगा वो। तो ये चीजें समझिए सबको। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब पूरी तरीके से टूटेगा या तो लगभग पूरा टूटेगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब पार्शियली टूटेगा, लगभग आधे के आसपास। क्लियर? दुख दर्द समस्या पीड़ा? यस सर? नहीं? ठीक है, ओके। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कितना नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हुआ अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, उसी को क्या बोलोगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको किससे डिनोट किया जाएगा? अल्फा से। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है? ये रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड का अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब थोड़ा इसको समझते हैं। तो मान लो आपने कोई रिएक्टेंट लिया है, उससे आपका प्रोडक्ट बन रहा है। मान लो स्टार्टिंग में आपने इसका 4 मोल लिया है। कितना मोल लिया है? 4। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हमारे? 4। इसके समझ लो 3 मोल चले गए, हमारे प्रोडक्ट के 3 मोल बन गए। इसमें से कितने मोल चले गए? 3। बचा कितना? 1। 5। क्या बात है, आप तुम लोग का मैथ्स। अच्छा मैथ ड्रॉप है, मैथ्स वालों का मैथ्स ड्रॉप है, वेरी गुड। चलो अच्छा, 4 में से 3 मोल चले गए, कितने मोल? 4 में से 3 मोल चले गए, कितने मोल बचे? 1। और इसके कितने मोल बने? 3। टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो हम लोग को मालूम है 4। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड मतलब कितने मोल टूट गए? कितने मोल टूटे? 3। तो अल्फा क्या आएगा? 3/4, दैट इज 0.75। 0.75 आ गया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यही होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट, इसका कोई यूनिट हो सकता है क्या? आंसर है नहीं। ऊपर भी मोल है, नीचे भी मोल है, तो ये इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और एक और चीज़ यहाँ पे, एक और आपको चीज़ ध्यान में रखनी है कि परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होता है। परसेंटेज डिसोसिएशन
परसेंटेज डिसोसिएशन मतलब कितना परसेंट डिसोशिएट हुआ है, कितना परसेंट टूटा है, कितना परसेंट टूटा है कैसे पता करेंगे? अल्फा को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से, तो अल्फा इंटू 100 इज परसेंटेज डिसोसिएशन। क्लियर? चलो स्टॉप करो अर्पित। ओके दिख रहा है ना? तो अब चालू रखते हैं लाइट। डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले आपको डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस में 3 थियरीज पढ़नी है, तीनों की तीनों सही है अपने अपने जगह पर। किसी किसी पॉइंट पे पहली थ्योरी फेल होती है, किसी किसी पॉइंट पे दूसरी, किसी किसी पॉइंट पे तीसरी। जहाँ पे तीसरी फेल होगी वहाँ पे हम लोग दूसरा और पहले से काम चलाएंगे लेंगे, जहाँ पहला फेल होगा वहाँ हम दूसरे तीसरे से काम चला लेंगे। तो एसिड और बेस के आपको कितने डेफिनेशन पढ़ने हैं? 6। सबसे पहला आ रहा है आर्रीनियस थ्योरी। सबसे पहले कौन सा थ्योरी आ रहा है? आर्रीनियस थ्योरी। प्रिंस नहीं स्टॉप मत करो। आर्रीनियस का स्पेलिंग बोलो। ये देखो ये मोबाइल पे चेक कर रहा है, मारा तो हाँ दू पड़ागा। हाँ ARR ओके। हाँ वेरी गुड। आर्रीनियस की स्पेलिंग सही बोले? अरे सही बोल दिया आपने प्रिंस। अच्छा उसने बता दिया, ईमानदारी से बता भी दिया, मतलब तू नकल किया। बहुत अच्छा लड़का है, ईमानदार है, ईमानदार है। हरीश चंद्र। चलो अच्छा कोई बात नहीं। चलो आर्रीनियस थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी कौन सी आई? आर्रीनियस थ्योरी। आर्रीनियस थ्योरी कितना बढ़िया नाम है ना? यस सर, वेरी कॉम्प्लिकेटेड नेम। चलो इसमें सबसे पहले इन्होंने बोला कि एसिड क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस, इधर पे ध्यान दोगे सभी लोग। एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड इज अ सब्सटेंस which contain hydrogen and gives H plus when dissolved in water. तो एसिड क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, और पानी के अंदर जाने पर वो क्या रिलीज करता है? H+। एग्जाम्पल के तौर पे देखो HCl, क्या इसके अंदर हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो पहला पड़ाव तो इसने पार कर लिया कि इसके पास हाइड्रोजन है। पानी में जाने पर वो क्या रिलीज कर रहा है? H+ प्लस Cl माइनस। तो क्या इसने H+ भी दे दिया? दे दिया, तो ये हमारा एसिड है। तो डेफिनेशन के हिसाब से पहली बात तो उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, और पानी में जाने पर वो क्या रिलीज करना चाहिए? H+। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिख ही लेते हैं। CH3 COOH। देखो क्या इसके अंदर भी हाइड्रोजन है, और उसने H+ दिया, तो ये क्या हो गया हमारा? एसिड। किसके हिसाब से ये एसिड है? आर्रीनियस के हिसाब से ये एसिड है। ठीक, नेक्स्ट बेस। बेस इज अ सब्सटेंस which contains hydroxyl group and gives OH minus when dissolved in water। तो बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास कौन सा ग्रुप होता है? हाइड्रोक्साइल। अच्छा दो चीजें होती है, एक होता है हाइड्रोक्साइल और एक होता है हाइड्रोक्साइड।
हाइड्रोक्साइल का मतलब होता है OH, हाइड्रोक्साइल का मतलब क्या होता है OH, और हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है OH माइनस, ये आयन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, और ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। तो एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर कौन सा ग्रुप होगा हाइड्रोक्साइड, और वो पानी के अंदर जाने पर क्या रिलीज करेगा OH माइनस, उसे क्या बोलोगे बेस। एग्जांपल के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो क्या देगा Na प्लस देगा और OH माइनस देगा। देखो इसके अंदर OH है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, एंड पानी में वो क्या रिलीज कर रहा है OH माइनस, तो आरएनएस के हिसाब से क्या हो गया बेस। क्लियर? दुख दर्द समस्या पीड़ा नहीं, वेरी गुड, लिख लो। स्टॉप कर दो। नाउ नेक्स्ट, आरएनएस थियरी किसी किसी जगह पर फेल होती है। जैसे एक मॉलिक्यूल बताओ NH3 करके, ये एसिड के तरह भी काम करती है और बेस के तरह भी काम करती है। तो आरएनएस के हिसाब से तो बेस वो होगा जिसके पास OH होगा, हाँ कि हाँ, ठीक है। तो इसके अंदर OH दिख रहा है क्या आप सबको? नहीं, तो यहाँ पे तो आरएनएस की थ्योरी फेल हो गई। अब हम लोग कैसे बताएं ये बेस है? तो यहाँ पर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है ब्रोंस्टेड, और एक और थे लोरी। इन दोनों ने मिलकर अपना एक डेफिनेशन दिया और इस थियरी का नाम बन गया ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। तो अगर ड्रॉबैक लिखना होगा आपको, क्या बोलते हैं इसका, आरएनएस थ्योरी का, तो आप लोग क्या बोल सकते हो, नॉट एवरी कंपाउंड OH ग्रुप, मतलब हर एक कंपाउंड के पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर आरएनएस की थ्योरी फेल पूरी तरीके से तो नहीं हुई, ये किसी किसी जगह लग रही थी, किसी किसी जगह नहीं लगी। नाउ नेक्स्ट थ्योरी आती है ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी सबसे पहले देखते हैं एसिड क्या होता है। अच्छा एक मिनट के लिए स्टॉप, मैं लिख लेता हूँ फिर रिस्टार्ट। ओके, इससे पहले मैं ये डेफिनेशन बताऊँ, सभी लोग इधर ध्यान देंगे। इससे पहले मैं ये डेफिनेशन बताऊँ, मैं आपको प्रोटॉन के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ 1, और एटॉमिक मास बताओ 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है A माइनस Z, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक मास कितना है 1, एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 0। बचा क्या, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके अंदर सिर्फ दो ही चीजें हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, H में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो इसके ऊपर H प्लस एक प्लस चार्ज आएगा ना। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितना चार्ज आएगा 1 प्लस चार्ज। तो बताओ इसमें क्या क्या बचा, सिर्फ एक प्रोटॉन बचा ना, इसलिए हम लोग H प्लस को क्या बोलते हैं प्रोटॉन। तो ये आपको याद रखना है कि H प्लस को क्या बोला जाता है प्रोटॉन। टेढ़ा लिख दिया हूँ, जाने दो, अच्छा जाने दो। H प्लस को आप लोग क्या बोल सकते हो प्रोटॉन, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, अब देखते हैं इन्होंने क्या थियरी दी थी ब्रोंस्टेड और लोरी ने। एसिड क्या होता है? एसिड इज अ सब्सटेंस विच डोनेट्स प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या डोनेट करेगा प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी H प्लस। ये थोड़ा बहुत आरएनएस के जैसा ही है ना, H प्लस देता था तो एसिड। अब बेस के बारे में देखते हैं। बेस इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, जो प्रोटॉन लेता है वो क्या होगा हमारा बेस। अब देखते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, HCl प्लस NH3। इधर देखो HCl में से क्या जाएगा H, तो ये क्या बन जाएगा Cl माइनस, क्या बनेगा Cl माइनस। तो इसने क्या प्रोटॉन डोनेट किया है, यस। तो बताओ ये एसिड है या बेस? एसिड है। प्रोटॉन जो डोनर होता है, प्रोटॉन डोनर, वो क्या होता है एसिड। इसने HCl में से H गया है, मतलब उसने H प्लस दिया है। अगर उसने H प्लस दिया है तो उसे क्या बोलोगे एसिड। तो बताओ ये क्या हो गया हमारा एसिड, एसिड नंबर 1। नाउ अब ये रिएक्शन तो हम लोग ने ऐसे देखा, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो Cl माइनस से क्या बना है
HCl, मतलब Cl माइनस ने एक हाइड्रोजन लिया होगा, हाँ कि हाँ, है ना। तो Cl माइनस ने एक हाइड्रोजन लिया तभी तो HCl बना। तो बताओ Cl माइनस एसिड है या बेस? बेस, बेस नंबर 1, बेस नंबर 1। नेक्स्ट, ये जो इसमें से हाइड्रोजन गया वो किसके पास जाएगा? NH3 के पास। तो ये NH3 से क्या बन जाएगा? NH4 प्लस। प्रोटॉन गया ना इसके पास, तो मतलब एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखो क्या इसने प्रोटॉन लिया, इससे लिया है ना। HCl में से H जो गया वो किसके पास गया? NH3 के पास। मतलब NH3 प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो एसिड है या बेस? बेस, ये बेस नंबर 2। नेक्स्ट ये आता है, अब इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो। इसके पास एक हाइड्रोजन, सॉरी ऐसे देखते हैं, ये NH4 है, NH4 से क्या बना? NH3। मतलब इसने एक हाइड्रोजन दे दिया, एक हाइड्रोजन दिया। तो बताओ एक्सेप्टर या डोनर, सॉरी एक्सेप्टर या डोनर? डोनर। तो एसिड या बेस? एसिड। तो एसिड नंबर 2। सबको समझा कैसे पहचाना मैंने? एसिड और बेस। प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। HCl में से एक H गया तो Cl माइनस बना, उसने प्रोटॉन दिया इसलिए वो क्या बना? एसिड। अब रिएक्शन को ऐसे देखो, Cl माइनस से HCl बना है, मतलब इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो ये हमारा बेस नंबर 1। उसके बाद NH3 ने एक हाइड्रोजन लिया तभी NH4 बनाया, तो ये क्या हो गया? प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है? बेस। NH4 से NH3 बना है, NH4 से क्या बना है? NH3। मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन गया, और हाइड्रोजन अगर गया तो क्या होगा? एसिड। एसिड नंबर 2। नाउ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, एसिड नंबर 1 बेस नंबर 1 का एक पेयर, एसिड और बेस का पेयर बन रहा है ना यहाँ पे। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या बोलोगे? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये भी हमारा क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको अलग से पूछ भी सकता है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पहचानो, या फिर उसको डिफाइन करो। डेफिनेशन यही लिख दूँ क्या? नहीं तो चलो अच्छा लिखो, उसके बाद में लिखता हूँ, सब करो। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का अलग से डेफिनेशन भी पूछ सकता है। पहले हम लोग एग्जांपल से वापस से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाएंगे, उसके बाद उसी से रिलेटेड करके मैं डेफिनेशन बता दूंगा। जैसे देखो HCl में क्या जोड़ रहा हूँ? H2O। HCl में से एक H जाएगा तो क्या बचेगा? Cl माइनस। क्या इसने प्रोटॉन डोनेट किया है? तो ये क्या होगा? एसिड। एसिड नंबर 1। और Cl माइनस से क्या बना है? HCl। तो ये इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया होगा तभी HCl बनाया होगा। तो बताओ ये क्या बना? बेस। बेस नंबर 1। अब जो बच गया भाई वो एसिड नंबर 2 होगा और बेस नंबर 2 होगा। एसिड है तो ये क्या होगा? बेस। बेस नंबर 2। और अच्छा H2O में एक H जाएगा तो क्या बनेगा? H3O प्लस। ये हमारा क्या होगा? एसिड नंबर 2। ठीक है। नाउ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये वाला एसिड इस वाले बेस के साथ पेयर बना रहा है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और ये वाला बेस इस वाले एसिड के साथ पेयर बनाएगा, ये वाला कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। नाउ देखते हैं डेफिनेशन कैसे बनेगा। ये एसिड और बेस का पेयर तो है, पर इनके बीच में कितने प्रोटॉन का डिफरेंस है? कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है? यही बताओ। एक। इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है। ये भी एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, इनके बीच में भी क्या एक ही हाइड्रोजन का फर्क है? इसमें 2 और इसमें 3। तो ऐसा एसिड बेस का पेयर जिसमें कितने प्रोटॉन का डिफरेंस हो? 1, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। देख लो, द पेयर ऑफ एसिड एंड बेस डिफर बाय अ प्रोटॉन इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। समझा सबको? यहाँ पे लिख लेना कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्लियर? स्टॉप। नेक्स्ट, इसके बाद तीसरा थियरी आता है लुईस थियरी। अजीत स्टैंड अप। लुईस का स्पेलिंग बता। लुईस का स्पेलिंग बता। 12वीं में आकर बेचारों को स्पेलिंग ही नहीं मालूम। LU आगे। इससे अच्छा बोल दिया तो लव की मात्रा फिर ही फिर लुईस। LU। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठ जा।
तनु अच्छा लिख के बताओगी? नहीं, गलत है। LEWIS कौन बोला? विनीत, वेरी गुड, राइट आंसर। LEWIS, ये तो मुझे नहीं आ रहा था इसलिए मैं पूछ लिया तुम लोग से। बुक खोल के देख रहा था? हाँ 12वीं पास हूँ मैं। मारा तो हाँ तू बड़ा गा हुआ है। बुक खोल के पढ़ रहा था, दिख गया? नहीं बेचारा ईमानदार है, पढ़ रहा था, दिख गया, क्या करे? कर लिया बेचारा गलती से नकल। उसने जानबूझ के नकल किया नहीं, गलती से नकल हो गया उससे। बुक जबरदस्ती उससे नकल करवाया है। थोड़ा समझो करो। चलो अच्छा शांत हो जाओ सब लोग, इधर देखो। लुईस थ्योरी तीसरा, साथ के साथ लिखना स्टार्ट कर दो। तीसरा दिख नहीं रहा है, कितनी उंगली है? 3, 1। तू जा पहले क्लास से बाहर जा। अब चलो लुईस थ्योरी। एसिड, any species that accepts a share pair of electron is या फिर आर एसिड्स, आर लुईस एसिड्स, लुईस एसिड। तो देखो लुईस एसिड क्या होता है, इधर पे देखो, लुईस एसिड क्या होता है? कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करती है उसे क्या बोलोगे? लुईस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रही है, मैंने ये नहीं बोला इलेक्ट्रॉन ले रही है, इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेगी। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन होगा तब? बेस। अच्छा यहाँ पे थोड़ा उल्टा है ना, ये एक्सेप्टर हो गया इस बार एसिड, हर बार डोनर था एसिड, इस बार क्या है ये? एक्सेप्टर। लोन पेयर एक्सेप्टर कौन होगा? एसिड। लोन पेयर डोनर कौन होगा? बेस। एनी स्पीशीज, ओके नेक्स्ट, बेस क्या होगा? एनी स्पीशीज दैट डोनेट्स अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर लुईस बेस। कोई भी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी वो क्या होने वाली है? बेस। जैसे अभी देखो एग्जांपल से समझते हैं, H+ और उसमें हम लोग क्या जोड़ रहे हैं? अमोनिया जोड़ रहे हैं, NH3 जोड़ रहे हैं। नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन का पेयर है? 1। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर वो किसको डोनेट कर रहा है? H+ को। तो देखो यही बॉन्ड बना है, वो किसको डोनेट कर रहा है? हाइड्रोजन को। वो एरो से भी पता चल रहा है ना आप लोगों को कि वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहा है? किसके पास जा रहा है? नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ। तो बताओ डोनर कौन है? ये वाला अमोनिया ना। तो लोन पेयर डोनर कौन होगा? एसिड, सॉरी बेस होगा। इस बार डोनर क्या है? एसिड। डोनर अपना, अरे यार फिर से एसिड लिख रहा हूँ, बेस होगा। डोनर बेस है और एक्सेप्टर एसिड है। ये लोन पेयर ले रहा है, H+ लोन पेयर ले रहा है, तो ये क्या होगा? एसिड। क्लियर? एसिड और बेस के बीच में। लुईस के हिसाब से एसिड क्या होगा? कोई भी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, यस ले रहा है। और बेस क्या होगा? कोई भी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है या फिर दे रहा है। डोनेट को और क्या बोल सकते हो? अच्छा इंग्लिश में तुम लोग ठीक है, तुम लोग पेपर में देना लिखना, ठीक है? चलो लिखना स्टार्ट कर दो। ओके, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कोई ऐसा सब्सटेंस, एम्फोटेरिक नेचर का मतलब अभी बता रहा हूँ। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है कोई ऐसा सब्सटेंस जो एसिड की तरह भी काम करेगा और बेस की तरह भी। जैसे देखो पानी, आपके सिलेबस में सिर्फ पानी है, और भी चीजें एसिड की तरह भी काम कर सकती है और बेस की तरह भी। जैसे देखो वाटर एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस बोथ, सच बिहेवियर ऑफ वाटर इज नोन एज द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। ये जो वाटर का बिहेवियर है
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एग्जाम्पल से समझते हैं, रिएक्शन में देखते हैं वो कैसे बेस की तरह काम करेगा और एसिड की तरह। देखो इसमें हम लोग 2 H2O जोड़ रहे हैं, कितना H2O, 2 H2O मतलब H और OH है ना, मतलब इसमें से मैं एक H+ निकाल सकता हूँ। मान लो आगे वाला जो H2O है मैं उसमें से एक H निकाल दूंगा, बचेगा क्या, OH माइनस बचेगा। प्लस इसमें से जो हाइड्रोजन गया वो इस H2O के पास आया होगा और क्या बनाया होगा, H3O प्लस। नाउ इस H2O ने प्रोटॉन डोनेट किया तभी OH माइनस बना, तो ये क्या हो गया, एसिड। इस वाले ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तभी H3O प्लस बना, तो ये क्या हो गया, बेस। देखो H2O एसिड की तरह भी काम कर रहा है और बेस की तरह भी, ये क्या हो गया, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एक और एग्जांपल देखते हैं, HCl में H2O जोड़ रहे हैं तो क्या बनेगा, Cl माइनस प्लस H3O प्लस, यही बनेगा। कुछ देर पहले भी यही रिएक्शन करवाया था। इसमें देखो H2O से क्या बना है, H3O, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है, बेस, तो ये क्या हो गया, बेस। वही अगर मैं NH3 जोड़ता H2O में तो यहां पर देखो ये प्रोटॉन देता और क्या बनाता, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। H2O से क्या बना, OH माइनस, मतलब इसने अपना प्रोटॉन दे दिया। प्रोटॉन डोनर क्या होता है, एसिड। तो देखो वाटर एसिड की तरह भी काम कर रहा है और बेस की तरह। तो इन द अबव रिएक्शंस, इन द अबव रिएक्शंस H2O act as acid as well as base both. Clear amphoteric nature of water? Okay. Now एक बेसिक चीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, बट जैसे कि मैं सभी जो लोगों को जानता हूँ क्लास 11 में तो कोई उतना सीरियस रहता नहीं है, क्लास 12 में ही सीरियस होते हो, है ना। कुछ लोग तो क्लास 11 पढ़ के भी गंवार बने बैठे रहते हैं। तो पहले बता देता हूँ वो चीज़, बेसिक चीज़। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है ना जनरल, ये कोई जनरल रिएक्शन है जहाँ पे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और उनके आगे जो नंबर लिखा है वो क्या है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। नंबर लिखा रहता है ना हर रिएक्शन में मॉलिक्यूल के आगे, उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। देखो कैपिटल A और कैपिटल B हमारा क्या है, रिएक्टेंट, कैपिटल C, कैपिटल D क्या है, प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे एक चीज निकलती थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या निकलता था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ये मैंने थर्मोडायनेमिक्स में भी जब आप लोग पढ़ा रहा था तब बताया था, यूट्यूब वालों को नहीं बताया हूँ। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। नाउ यहाँ पे जो जो आप लोगों ने लिखा है उसके पावर में क्या रहेगा, जो उसके आगे नंबर लिखा है। सी के आगे कौन सा नंबर लिखा है, स्मॉल सी, तो इसके पावर में क्या रहेगा, स्मॉल सी। डी के आगे क्या लिखा है, डी, तो डी की पावर में डी, ए की पावर में ए, बी की पावर में बी। जैसे कोई रिएक्शन लिखा रहता है ना N2 प्लस, ये तो बहुत बार दे दिया, चलो अच्छा फिर भी यही वाला देता हूँ। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। मान लो मुझे इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है Kc, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन NH3 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन N2 और H2। नाउ यहाँ पे NH3 के पावर में क्या रहेगा, 2, N2 के पावर में क्या रहेगा, 1, और H2 के पावर में क्या रहेगा, 3। क्लियर। नाउ अब बताता हूं, अब आ रहा है वीक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। वीक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कोई एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करो, मान लो HA है, वो किस में टूट रहा है, H प्लस और A माइनस में, ठीक है। ये कोई जनरल हम लोग ने वीक एसिड लिया है,
वीक एसिड टूट रहा है H प्लस और A माइनस में, तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलेगा। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, पावर तो सबका 1 ही रहने वाला है। नाउ ये किसके लिए निकाले हो? एसिड के लिए। वीक एसिड डिसोशिएट हो रहा है, तो यहाँ पे K लिख दो। क्या लिखोगे? K। बेस के लिए निकालोगे तो Kb। नाउ हियर Ka इज, यहाँ पर K हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक अलग नाम दिया है वीक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। हियर K इज वीक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। नाउ अच्छा, एक मन में सवाल आएगा, सर ये वीक एसिड के लिए ही है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए नहीं है क्या? तो आंसर है ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो पूरी तरीके से अपने आयंस में टूटेगा, है कि नहीं? क्या हुआ? तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो पूरी तरह से अपने आयंस में टूटेगा, हाँ कि हाँ? तो देखो HA अगर पूरी तरीके से टूटा तो HA का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? 0। टूट गया मतलब पूरी तरीके से उसका पूरी तरह से टूट जाएगा ना, तो 0 बचा ना, वो HA 0 हो गया, मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 0 और दिस डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट, है ना? तो मतलब ये डिफाइंड होगा क्या इसका वैल्यू? नहीं, इनफाइनाइट आ रहा है ना ये, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए डिफाइंड नहीं है। नाउ वीक बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, वीक बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। नाउ ये भी उसी तरीके से, पहले एक जनरल रिएक्शन कंसिडर करो, जैसे बेस के लिए जैसे BOH है वो टूटेगा B प्लस और OH माइनस में, यही टूटेगा। यहाँ पे भी आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो, Kb प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछने का तो उतना चांस नहीं है, ये आपको काम देगा एक डेरिवेशन में जो है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा वो, ठीक है? तो ये ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अच्छा, यहाँ पे हियर Kb इज वीक डिसोसिएशन, वीक बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका डेफिनेशन नहीं आएगा इसलिए लिखा नहीं हूं मैं, अगर आपको लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक बेस डिसोसिएशन इज नोन एज वीक बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो वीक बेस के डिसोसिएशन के टाइम पे आता है उसे क्या बोलोगे? वीक बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। सिंपल, वेरी आसान। चलो ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप सो आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, जय श्री राम।